दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कृधा ओबेसियर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कौटिल्य के बारे में। तो कौटिल्य के बारे में भला कौन नहीं जानता। तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। कौटिल्य ने कैसे बताया है कि राज्य का स्वरूप कैसा है, राजा की कर्तव्य क्या है, मंत्री परिषद का निर्माण कैसा होना चाहिए, सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, सदगुण सिद्धांत। तो चलिए बिना किसी देरी से हम राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ते हैं। तो कौटिल्य के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था। कौटिल्य कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे और होब्स के समान कौटिल्य ने उस प्राकृतिक अवस्था को राजविहीन, कानून विहीन, अनैतिकपूर्ण माना है। कौटिल्य ने प्राकृतिक अवस्था को होब्स के समान ही राजविहीन, उस समय कोई भी राज्य नहीं था, कानून विहीन, उस समय कोई भी कानून नहीं था, और अनैतिकपूर्ण माना है। उस समय कौटिल्य बताते हैं कि पूर्व काल में एक समय ऐसा था जहां मत्स्य न्याय का प्रचलन था, यानी बड़ी मछली छोटी मछली को निरंतर अपना आहार बनाती है, ठीक उसी प्रकार शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति का शोषण करता था। उस समय अराजकता की स्थिति थी। तो इस स्थिति से परेशान होकर सभी लोगों ने विश्ववान के पुत्र राजा मनु यानी मनु को अपना राजा चुन लिया। मनु और प्रजा के बीच एक समझौता किया गया, जिसके अनुसार राजा को राज्य शासन चलाने हेतु अन्न की उपज का 6वां भाग, व्यापार द्वारा प्राप्त धन का 10वां भाग और हिरण्य का आय का कुछ भाग दिया जाएगा। तो मनु और प्रजा के बीच समझौता हुआ। उस समझौते के अनुसार अन्न की उपज का 6वां भाग, व्यापार द्वारा प्राप्त धन की आय का 10वां भाग और हिरण्य की आय का कुछ भाग मनु को दिया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि कर से प्राप्त धन का अधिकारी वही राजा होगा जो अपनी प्रजा को धन धान्य से सुखी करेगा, अपने प्रजा में व राज्य में सुख शांति स्थापित करेगा, शत्रु से उसकी रक्षा करेगा। इस प्रकार कौटिल्य का यह समझौता द्विपक्षीय समझौता था, जिससे राजा और प्रजा दोनों बंधे हुए थे। दोनों राजा और प्रजा एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य थे। यदि राजा अपने कर्तव्य से विमुख होगा तो वह कौटिल्य के अनुसार प्रजा पर अपने अधिकार से वंचित होगा। यानी कौटिल्य कहते हैं, अगर कोई राजा अपने अधिकारों का पालन अच्छी तरीके से नहीं करता तो उस पर प्रजा का कोई अधिकार नहीं होगा, यानी वह राजा नहीं रहेगा, और प्रजा भी धन धान्य से सहायता करना बंद कर देगी, वह राजा नहीं रहेगा। इस प्रकार कौटिल्य ने एक साथ ही राज्य और राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौटिल्य भीष्म की बात से सहमत थे कि मनुष्य में असली प्रवृत्ति ज्यादा होती है। कौटिल्य का राज्य का सिद्धांत होब्स के सिद्धांत से मिलता जुलता है, लेकिन कौटिल्य के सिद्धांत में एक नवीनता है। कौटिल्य का मत है, राजा को पूर्व अनुमति के बिना कर लगाने का, धन संचय करने का, व्यय करने का कोई अधिकार नहीं है। कौटिल्य ने लोक हित को सर्वोपरि माना है, प्रजा के कल्याण के बारे में ज्यादा सोचा है। यानी कौटिल्य कहते हैं कि राजा को प्रजा से पूछना चाहिए कर लगाने के लिए, धन को संचय करने के लिए, व्यय करने के लिए। और कौटिल्य का यह विचार उसे आज के प्रजातांत्रिक राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य के और ज्यादा समीप ले जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं सप्तांग सिद्धांत के बारे में। कौटिल्य ने पाश्चात्य राजनीतिक चिंतनों द्वारा प्रतिपादित राज्य के 4 आवश्यक तत्वों जैसे कि भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता का विवरण न देकर उन्होंने राज्य और राजा के बारे में विचार करते हुए अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आधुनिक युग के पाश्चात्य चिंतन में राज्य के 4 अंग बताए जाते हैं। पहला है भूभाग, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता। लेकिन कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग माने हैं। कौटिल्य ने मनु के भांति ही राज्य के 7 अंग माने हैं। दोस्तों, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं,
मनु ने भी राज्य के 7 अंग माने थे, ठीक उसी प्रकार कौटिल्य ने भी राज्य के 7 अंग माने हैं। कौटिल्य ने राज्य की तुलना मानव शरीर से की है। कौटिल्य राज्य की तुलना किससे करते हैं? मानव शरीर से। कौटिल्य ने राज्य की तुलना मानव शरीर से की है तथा उसके सावयव रूप को स्वीकार किया है। राज्य के सभी तत्व मानव शरीर के अंगों के समान हैं, जो परस्पर मिलजुल कर काम करते हैं। कौटिल्य भारतीय राजनीति के रंगमंच पर प्रथम विचारक थे जिसने राज्य के पूर्ण रूप से परिभाषित किया। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग माने हैं। राज्य के 7 अंग के कारण ही इसे सप्तांग सिद्धांत कहा गया। दोस्तों, इसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग माने, बिल्कुल मनु के जैसे, और कौटिल्य ने राज्य की तुलना मानव शरीर से की है। जिस प्रकार मानव शरीर का हर एक अंग अपना अपना कार्य करता है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार कौटिल्य कहते हैं कि राज्य का हर अंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और वह अपने कार्यों को पूर्ण करता है। तो अब हम बात करते हैं कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग कौन कौन से माने हैं। तो पहला है राजा, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, 5वां है दंड, 6वां है कोष और 7वां है मित्र। तो पहले अंग की बात करते हैं। पहला है स्वामी। स्वामी यानी संप्रभु, अर्थात प्रशासन का सर्वोच्च प्रधान। स्वामी यानी संप्रभु यानी प्रशासन का सर्वोच्च प्रधान। संपूर्ण राज्य की सफलता राजा की राजनीति पर निर्भर होती है। कौटिल्य राजा की शिक्षा पर अधिक जोर देते हैं क्योंकि कौटिल्य कहते हैं अशिक्षित राजा बिना युद्ध के ही राज्य को नष्ट कर देता है। ऐसा इसलिए कहा, अगर राजा अशिक्षित होगा तो वह अपने कर्तव्यों को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएगा और अशिक्षित राजा बिना किसी युद्ध के अपने ही राज्य को नष्ट कर देगा। कौटिल्य ने राजा के 4 गुणों का वर्णन किया है। तो राजा के गुण कौन कौन से बताए कौटिल्य ने? तो पहला है दानी, दूसरा है विनयशील, तीसरा है सत्य, चौथा है अनुशासनशील, संयमी, हंसमुख, साहसी, उच्च कुल का होना। कौटिल्य कहते हैं राजा को दानी होना चाहिए, विनयशील होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए और संयमी और हंसमुख होना चाहिए और ऊंचे कुल का होना चाहिए। अगला है मंत्री यानी अमात्य। मंत्री यानी अमात्य का अर्थ है प्रशासन अधिकारी। तो कौटिल्य ने मंत्री का अर्थ लिया है प्रशासन अधिकारी से, जिसका कार्य है राजा को गुप्त मंत्रा देना। मंत्री की सलाह राजा के लिए कवच के समान होती है। कौटिल्य कहते हैं मंत्री द्वारा जो भी सलाह दी जाती है वो राजा के लिए एक कवच की भांति होती है, जो राज्य प्रशासन का प्रमुख आवश्यक तत्व है। कौटिल्य ने मंत्री को राज्य प्रशासन का प्रमुख तत्व माना है। ऐसे व्यक्ति को मंत्री होना चाहिए जो ज्ञानी, गुणवान, बुद्धिमान हो। कौटिल्य कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मंत्री होना चाहिए जो ज्ञानी हो, गुणवान हो, बुद्धिमान हो। तीसरा अंग है जनपद। राज्य का तीसरा अंग है जनपद। कौटिल्य ने जनपद को भूप्रदेश के साथ साथ जनता को भी माना है। तो कौटिल्य ने जनपद को भूप्रदेश यानी जहाँ जनता रहती है उसको और जनता को भी माना है, अर्थात कौटिल्य ने जनयुक्त भूमि को जनपद माना है। कौटिल्य का मत है कि राजा को समय समय पर जनपद के पुनर्गठन करना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि राजा को समय समय पर जनपद का पुनर्गठन करना चाहिए जहां शूद्रों और किसानों का आवास हो। कौटिल्य के अनुसार जनपद एक ऐसा प्रदेश हो, यानी कौटिल्य कहते हैं जनपद एक ऐसा प्रदेश हो जहां जलवायु स्वास्थ्यवर्धक हो, भूमि खेती योग्य हो, उपजाऊ हो, घने जंगल, नदी, पशुधन, खनिज पदार्थ हो। यानी कौटिल्य कहते हैं कि ऐसे स्थान पर जनपद होना चाहिए जहां जलवायु स्वास्थ्यवर्धक हो, भूमि खेती योग्य हो और घने जंगल, नदी, पशुधन, खनिज आदि हो। राज्य का चौथा अंग है दुर्ग। राज्य की सुरक्षा हेतु दुर्ग या किलेबंदी महत्वपूर्ण माना है कौटिल्य ने। दुर्ग राज्य की संक्रामक
और आक्रामक शक्ति का प्रतीक होता है। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग ऐसे स्थान पर होने चाहिए जहां सेना दुर्ग की आसानी से रक्षा कर सके। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग का वर्णन किया है। पहला है पानी से घिरा हुआ दुर्ग, दूसरा है रेगिस्तान से घिरा हुआ दुर्ग, तीसरा है पर्वतों से घिरा हुआ दुर्ग और चौथा है वनों से घिरा हुआ दुर्ग। अब हम बात करते हैं राज्य के 5वें अंग यानी कोष की। प्रत्येक राज्य व जनता की सुख समृद्धि अर्थव्यवस्था का होना आवश्यक है। कौटिल्य के अनुसार खजाना ऐसा होना चाहिए जो स्वयं की कमाई से हो, धर्म की कमाई से हो, पूर्वजों की कमाई से संचित किया जाए। यानी कौटिल्य ने कोष को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना है और साथ में कौटिल्य ये कहते हैं कि पैसा ऐसा होना चाहिए जो स्वयं की कमाई से और धर्म पूर्वक कमाई से और पूर्वजों की कमाई से हो। कौटिल्य के अनुसार राजा को कर लेने का कार्य निरंतर करना चाहिए। अगर कोष भर भी जाए तो भी राजा को कर जनता से धर्मपूर्वक लेना चाहिए। कौटिल्य राज्य को कोष की आवश्यकता शत्रु पर नियंत्रण रखने, युद्ध लड़ने व आपातकाल की स्थिति में लड़ने के लिए बताई है। यानी कौटिल्य कहते हैं कि राजा को कर लेने का कार्य निरंतर करना चाहिए, लेकिन कर धर्मपूर्वक लेना चाहिए। अगर कोष भर भी जाए तब भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर प्राकृतिक आपदा आए तो उससे बचा जाए। कौटिल्य ने राज्य का अगला अंग माना है दंड यानी बल को। दंड का अभिप्राय उन्होंने सेना से लिया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की सेना एक कवच की तरह होती है। कौटिल्य कहते हैं कि जिस राज्य की सेना मजबूत होती है उसका मित्र तो मित्र होता है, साथ में शत्रु भी उसका मित्र बन जाता है। यानी कौटिल्य कहते हैं अगर राजा की सेना अगर बहुत ज्यादा मजबूत है तो उसका शत्रु भी मित्र बन जाएगा। अतः उन्होंने दंड और बल को यानी सेना को शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु अति आवश्यक माना है। कौटिल्य का मत है कि जरूरत पड़ने पर शूद्रों वैश्यों को भी सेना में ले सकते हैं, परंतु ब्राह्मणों को नहीं, क्योंकि ब्राह्मण दयावान होते हैं। सेना को प्रशिक्षित, धैर्यशील और पराक्रमी होना चाहिए। यानी कौटिल्य कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर शूद्रों को, वैश्यों को भी सेना में ले लो, लेकिन ब्राह्मणों को मत लो। ब्राह्मण दयाशील होते हैं और बहुत आसानी से दया कर देते हैं। राज का अगला अंग है मित्र। सप्तांग सिद्धांत का अंतिम अंग मित्र है। कौटिल्य का मत है कि राज्य की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए पड़ोस में मित्र राज्यों का होना अति आवश्यक है। मित्र राष्ट्रों का सहयोग न केवल राज्य के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के अनुसार मित्र आनुवंशिक होने चाहिए, ना कि कृत्रिम। वह ऐसा हो जो कि सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर हो, जिससे संबंध विकसित की संभावना ना हो। यानी कौटिल्य कहते हैं कि मित्र को ऐसा होना चाहिए जो हमेशा सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हो। कौटिल्य ने दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार संबंध स्थापित करने के लिए 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। पहला है पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने मंडन सिद्धांत दिया है, और दूसरा अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने सद्गुण सिद्धांत दिया है। कौटिल्य ने शक्ति संतुलन को प्राप्त करने के लिए मंदर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कौटिल्य ने शक्ति संतुलन यानी शक्ति के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए मंदर सिद्धांत दिया है। कौटिल्य ने अपने सिद्धांत में अनेक राज्यों या मंडलों में एक दूसरे के प्रति लाए जाने वाले व्यवहारों में लाए जाने वाली नीतियों का वर्णन किया है। सिद्धांत में मंडल का केंद्र एक ऐसा राज्य होगा जो पड़ोसी राज्य को जीतकर अपने में मिलाने की आकांक्षा रखता हो। कौटिल्य ने ऐसे राज्य को विजिगीषु राज्य कहा है, यानी जो अपनी राज्य की सीमा विस्तार करना चाहता है और अपने राज्य को शक्तिशाली बनाना चाहता है। कौटिल्य के अनुसार
एक राज्य व पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से शत्रु होते हैं, लेकिन हमारे शत्रु का राज्य का शत्रु हमारा मित्र होता है। यानी कौटिल्य कहते हैं कि विजिगीषु राज्य का पड़ोसी हमारा शत्रु होगा और उसका भी पड़ोसी हमारा मित्र होगा, क्योंकि पड़ोसी के पड़ोसी हमारा मित्र होगा। कौटिल्य ने कुल मिलाकर 12 राज्यों का उल्लेख किया है। कौटिल्य कितने राज्यों का वर्णन करते हैं? 12 राज्यों का। कौटिल्य ने राज्य की सीमा को 4 भागों में बांटा है। कौटिल्य ने राज्य की सीमा को 4 भागों में बांटा है। विजिगीषु राज्य चलिए जानते हैं। पहला उन्होंने बताया है मित्र राज्य, दूसरा है अधिराज्य, तीसरा है माध्यम राज्य और चौथा है उदासीन राज्य। मित्र राज्य, जो विजिगीषु राज्य का मित्र हो उसे कौटिल्य ने मित्र राज्य कहा है। दूसरा है अधिराज्य, जो विजिगीषु राज्य का शत्रु हो उसे हमने शत्रु यानी अधिराज्य कहा है। तीसरा है मध्यम राज्य, ऐसा राज्य जो विजिगीषु राज्य और अधिराज्य यानी विजिगीषु यानी कौटिल्य के राज्य और अधिराज्य यानी कौटिल्य के शत्रु का राज्य दोनों की सीमा से लगा हो, जो युद्ध की स्थिति में सहायता कर भी सकता है और मध्यस्थता की नीति भी अपना सकता है। अगर भविष्य में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई तो वह युद्ध में भाग ले भी सकता है और युद्ध में भाग नहीं भी ले सकता है। अगला है उदासीन राज्य। उदासीन राज्य, कौटिल्य ने उदासीन राज्य को सबसे अधिक प्रभावशाली माना है। उदासीन राज्य विजिगीषु और अधिराज्य के मध्य में होगा, तीनों की सीमा से परे होगा, यह बहुत प्रबल होगा। तीनों की सीमा से मिले होने के कारण यह उनकी सहायता कर भी सकता है और आवश्यकता पड़ने पर तीनों से अलग अलग युद्ध भी कर सकता है। तो कौटिल्य ने उदासीन राज्य को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बताया है कि वे कहते हैं कि जो उदासीन राज्य होगा वो तीनों की सीमा से परे होगा। उदासीन राज्य में इतनी शक्ति होगी कि वह तीनों से अलग अलग युद्ध कर सकता है। विजिगीषु राज्य, अधिराज्य और जो मध्यम राज्य है उसके साथ भी युद्ध कर सकता है। दोस्तों, आपकी सहायता के लिए इस चित्र को देखिए एक बार। बीच में है विजिगीषु राज्य, फिर है अधिराज्य, मित्र राज्य, अधि मित्र राज्य, मित्र मित्र राज्य, अधि मित्र मित्र राज्य। उसके पीछे वाले भाग में देखिए, विजिगीषु के पीठ वाले भाग में पाशनिग्रह, आक्रांत, पाशनिग्रह, सार, आक्रांत, सार। चलिए अब इसको समझते हैं। अधिराज्य, अधिराज्य कौन सा है? विजिगीषु का दुश्मन यानी सीमा साझा करता हो, यानी हमारा पड़ोसी राज्य वह है अधिराज्य। दूसरा है मित्र राज्य। मित्र कौन सा है? अधिराज्य का दुश्मन, मतलब हमारे शत्रु से सीमा साझा करता हो, यह विजिगीषु राज्य का मित्र होगा, क्योंकि हमारे शत्रु का अगर वो शत्रु है तो शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होगा। तीसरा है अधि मित्र, अधिराज्य का मित्र यानी शत्रु राज्य का मित्र, जो विजिगीषु के मित्र के साथ सीमा साझा करता हो, यानी हमारे मित्र का पड़ोसी शत्रु का मित्र शत्रु होगा। चौथा है मित्र मित्र, शत्रु के मित्र का मित्र, अर्थात विजिगीषु राज्य का शत्रु होगा। पांचवा है उदासीन राज्य, वो युद्ध में भाग ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। अगला है मध्यम राज्य, उदासीन राज्य होता है ये। सातवां है पाशनिग्रह यानी विजिगीषु का पीठ का शत्रु, अर्थात हमारा शत्रु। अगला है आक्रांत, आक्रांत यानी पाशनिग्रह के पीछे का शत्रु, अर्थात विजिगीषु का मित्र। नवा है पाशनिग्रह सार, पाशनिग्रह सार, आक्रांत का शत्रु, पाशनिग्रह का मित्र, अर्थात विजिगीषु का मित्र। 10वां है आक्रांत सार, पाशनिग्रह का शत्रु, आक्रांत का मित्र, यानी विजिगीषु का शत्रु होगा। ये आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। मंडल सिद्धांत का तर्क है कि एक प्रत्यक्ष पड़ोसी हमारा शत्रु होता है और शत्रु का पड़ोसी हमारा मित्र है,
क्योंकि शत्रु का शत्रु हमारा मित्र है और शत्रु का मित्र हमारा दुश्मन। इस प्रकार 1-3 विजिगीषु राज्य के लिए शत्रु होगा और 4-5 उसकी मित्र की तरह होगा। चलिए अब हम षड्गुण सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में विदेशों के बीच व्यवहार करने के लिए 6 नीति का वर्णन किया है। वे 6 नीति कौन सी है? संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव और संशय। तो पहली है संधि। कौटिल्य के अनुसार किसी भी राजा के लिए संधि का मुख्य उद्देश्य उसके शत्रु राज्य की शांति को नष्ट करना होता है और स्वयं को बलशाली बनाना होता है। उनके अनुसार शत्रु से भी उस समय संधि कर लेनी चाहिए जब शत्रु पर विजय प्राप्त करना असंभव हो। यानी कौटिल्य कहते हैं संधि तब करो जब आपका शत्रु शक्तिशाली हो, उस पर विजय प्राप्त करना असंभव हो। और दूसरी, संधि करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए आप अपने शत्रु की शक्ति को कमजोर कर रहे हो। कौटिल्य ने संधि के प्रकार के बारे में बताया है। तो पहला प्रकार है अमित्र संधि। अमित्र संधि क्या होती है? जब विजेता राजा ने हारे हुए राजा को जीत लिया हो तो विजेता राजा को इच्छा अनुसार हारे हुए राज्य की सामर्थ्य अनुसार धन देकर आत्मसमर्पण कर ले। विजिगीषु राज्य ने उसके शत्रु को जीत लिया हो तब विजिगीषु राज्य का शत्रु आत्मसमर्पण कर ले और धन देकर संधि कर ले। दूसरी संधि है पुरुषांतर संधि। पुरुषांतर संधि सेनापति या राजकुमार को शत्रु के हवाले करके संधि की जाती हो। दूसरी संधि है आदृश्य पुरुष संधि। हारा हुआ राजा विजिगीषु राज्य से वादा करता है कि उसके युद्ध में वह अपनी सेना से लड़ेगा। यानी आदृश्य पुरुष संधि ऐसी संधि होती है जब विजिगीषु राजा ने अपने शत्रु को हरा दिया हो तो संधि की जाती है कि अगर विजिगीषु राज्य पर कोई भी युद्ध होगा, हमला होगा, तो उसका शत्रु उसकी ओर से युद्ध करेगा। चौथी संधि होती है दंडोपनद संधि। हारा हुआ राज्य अपनी कन्या या अपने राज्य की कन्याओं का विवाह विजिगीषु राज्य की नागरिकों को से करवाता है। पांचवी संधि होती है परिक्रय संधि। धन आदि देकर गिरफ्तार अमात्य को मुक्त कराता है। परिक्रय संधि में ये होता है अगर विजिगीषु राज्य ने उसके अमात्य को गिरफ्तार कर लिया हो या युद्ध में उसके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया हो तब धन देकर उसे मुक्त कराता हो। षड्गुण सिद्धांत की दूसरी नीति है विग्रह। विग्रह का अर्थ है युद्ध। इस संधि का प्रमुख कारण होता है एक राज्य को तब करना चाहिए विग्रह जब उसका शत्रु राज्य उससे कम शक्तिशाली हो या निर्बल हो। विग्रह नीति का प्रयोग करने से पहले राजा को राज्य मंडल से सहायता लेनी चाहिए, मंत्रणा करनी चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि विग्रह तब करो जब आपका शत्रु कमजोर हो, उस पर युद्ध करो तब। तीसरा है यान। यान का अर्थ है वास्तविक आक्रमण। इस नीति का उपयोग तभी करना चाहिए, इस नीति को तभी अपनानी चाहिए राजा को ऐसा प्रतीत हो कि आक्रमण के अलावा अब उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं हो। षड्गुण नीति का चौथा सिद्धांत है आसन। दो राज्यों के पारस्परिक युद्ध में उदासीन रहने को आसन कहते हैं। इसका स्वरूप तटस्थ रहता है, यानी दो राज्यों में अगर युद्ध हो रहा है तो शांत रहो, हमें उससे कुछ मतलब नहीं, तब कौटिल्य कहते हैं इसे आसन कहते हैं। अगला है पांचवा द्वैधिभाव की नीति में कौटिल्य का मत है कि एक राज्य के प्रति संधि करना व दूसरे राज्य से युद्ध करना, जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राज्य से सहायता लेना और दूसरे राज्य पर आक्रमण करना, इसे ही द्वैधिभाव कहते हैं। यानी कौटिल्य कहते हैं कि एक साथ दो नीति अपनाना, एक के साथ हम मित्रता कर रहे हैं और दूसरे के साथ हम युद्ध कर रहे हैं। अगला है संशय। संशय का अर्थ है बलवान का आश्रय लेना। यदि राजा शत्रु को हानि पहुंचाने में क्षमता नहीं रखता, साथ ही वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो,
तो उसे बलवान का आश्रय ले लेना चाहिए। और अगर आप जिस राजा का आश्रय ले रहे हैं अगर वो भी शक्तिशाली नहीं है तो कौटिल्य कहते हैं अपने शत्रु का ही आश्रय ले लो। कौटिल्य के मंत्री परिषद पर विचार। कौटिल्य ने मंत्री को राज्य रूपी गाड़ी का दूसरा पहिया बताते हुए राज्य की अपेक्षा की है कि वह समस्त राज्य के कार्य मंत्री परिषद की सहायता से संपन्न करें। यानी कौटिल्य कहते हैं मंत्री परिषद राज्य के लिए राज्य का दूसरा पहिया है, एक गाड़ी का दूसरा पहिया है। कौटिल्य ने मंत्री परिषद के गठन के बारे में बताया है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में बताया है और मंत्री की श्रेणी के बारे में भी बताया है। हम बात करते हैं मंत्री परिषद के बारे में, उनकी संख्या। कौटिल्य ने मंत्री परिषद की संख्या कितनी बताई है? तो मंत्रियों की संख्या 3 होनी चाहिए। मंत्रियों की श्रेणी। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में मंत्रियों की 3 श्रेणी का वर्णन किया है। पहली श्रेणी है उत्तम, दूसरी है मध्यम और तीसरी है क्षुद्र। उत्तम श्रेणी, इस श्रेणी में उन मंत्रियों को रखा जाए जो मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों की योग्यता रखते हो। यानी इस श्रेणी में उन्हीं मंत्री को रखा जाए जो मंत्री बनने की योग्यता रखते हो पूरी। दूसरी है मध्यम, इस श्रेणी में उन मंत्रियों को रखा जाए जो 3/4 योग्यता रखते हो, यानी मंत्री बनने की 3/4 योग्यता रखते हो। और अगला है क्षुद्र, इस श्रेणी में उन मंत्री को रखा जाए जो मंत्री परिषद के मंत्री बनने के लिए निर्धारित आधी योग्यता रखते हो। मंत्री परिषद के गठन के बारे में कौटिल्य ने क्या कहा? इसके अंतर्गत केवल उत्तम श्रेणी के मंत्रियों को शामिल करना है, यानी मंत्री परिषद का गठन उत्तम श्रेणी के मंत्रियों द्वारा ही गठन किया जाना चाहिए। यानी मंत्री परिषद में उत्तम श्रेणी के मंत्री बहुत ज्यादा शामिल हो। कौटिल्य ने मंत्रियों से परामर्श के क्षेत्र में प्रक्रिया कब परामर्श लेना चाहिए राजा को, ये भी बताया है। कौटिल्य ने 5 प्रकार के विषयों पर राजा को मंत्री से परामर्श लेने की सलाह दी है। कार्यक्रमों, रूपरेखाओं का निर्धारण तथा उन्हें प्रारंभ करने का उपाय। दूसरा है उच्च पदों पर नियुक्ति कर आरोपित करने का सिद्धांत। तीसरा है राज्य में तथा पड़ोसी राज्यों में विद्यमान स्थिति परिस्थितियों का मूल्यांकन। चौथा क्षेत्र है राज्य के समक्ष संकट उपस्थित हो जाने पर संकट से निकलने का उपाय। और पांचवा है राजकीय प्रयोजन के लिए सामान्यतः अपनाई जाने वाली नीति। मंत्रियों से परामर्श की प्रक्रिया के संबंध में कौटिल्य ने कहा है कि राजा को मंत्री परिषद से सामूहिक रूप से परामर्श लेना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि एक मंत्री से परामर्श मत लो, बल्कि बहुत सारे मंत्रियों से परामर्श लो, क्योंकि अगर एक मंत्री गलत भी बोलेगा तो राजा आसानी से समझ पाएगा कि वह उसकी चापलूसी कर रहा है या फिर उसका शत्रु है। कौटिल्य ने मंत्री के दायित्व के बारे में बताया है। पहला दायित्व क्या है मंत्री का? राजा द्वारा निर्णय के लिए जाने के लिए विषय को पूर्णतः सही संदर्भ में राजा के सामने प्रस्तुत करना। दूसरा, विचार विमर्श के लिए उपस्थित विषय पर निर्णय लेने के लिए राजा को सहायता करना। राजा द्वारा किए गए निर्णयों की पुष्टि करना, उसका खंडन करना, यानी राजा ने कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। चौथा है यदि कोई मतभेद हो जाए तो राजा के बिना संशय के परामर्श देना। और पांचवा है राजकीय निर्णय को क्रियान्वित करना। कौटिल्य ने मंत्री की योग्यता के बारे में भी बताया है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने मंत्री के लिए निम्नलिखित योग्यता का उल्लेख किया है: स्वदेश में जन्म, विद्वता, गंभीरता, कार्यकुशलता, ओजस्वी वक्तव्य देने वाला, उत्साह और प्रभावशीलता, निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, पवित्र आचरण करता हो, स्नेह की प्रगति, राजभक्ति, शारीरिक व मानसिक क्षमता से युक्त हो, लोकप्रिय जलता, चपलता का अभाव हो, अकारण लोगों से बैर नहीं मोल लेता। योग्यता का उल्लेख करते हुए कहा है कि मंत्री को उनकी योग्यता, राजभक्ति व जनता के कल्याण के प्रति उसकी निष्ठा और भलीभांति जांचने के बाद ही नियुक्त करना चाहिए। मंत्रणा
की गोपनीयता। मंत्रिपरिषद की मंत्रणा की गोपनीयता पर कौटिल्य ने बहुत ज्यादा बल दिया है। कौटिल्य ने कहा है कि मंत्री के साथ की गई मंत्रणा गोपनीयता होनी चाहिए, यानी मंत्री के साथ जो परामर्श किया गया है गोपनीय रूप से किया जाना चाहिए। उसके लिए राजा को निर्जन वन एकांत महल का चयन करना चाहिए। राजा को दोपहर मध्य रात्रि के समय मानसिक खेद से मुक्त होकर मंत्री से मंत्रणा करनी चाहिए। मंत्री पर नियंत्रण रखने के लिए कौटिल्य ने कुछ उपाय भी बताए हैं। कौटिल्य ने राजा को मंत्री पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न विधि का उल्लेख किया है। कहा है कि राजा को गुप्तचरों द्वारा समय समय पर मंत्री के आचरण की जांच करवानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने 4 प्रकार के परीक्षण बताए हैं, यानी पहला है धर्मोपदा यानी धर्म द्वारा मंत्री के हृदय की पवित्रता का परीक्षण करना। दूसरा है कामोपदया, स्त्री समागम के अवसर उपस्थित करके मंत्री की 4 चरण पर पता लगाना। तीसरा है अर्थोपदा, यानी गुप्त उपायों द्वारा मंत्री को धन का लोभ देकर राजा के खिलाफ करने का उपाय करना। और चौथा है भयोपदा, यानी भय दिखाकर राजा के विरुद्ध कार्य करने के लिए षड्यंत्र रचना। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।